टूटी टांगें और प्राइवेट पार्ट में मिला 151 मिलीग्राम सीमेन, जो कि एक आदमी का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से पहले रेप में कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। 14 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में से 151 मिलीग्राम सीमेन मिला है, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। शरीर के निशान भी क्रूरता में से एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि कोलकाता पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को ही गिरफ्तार किया है। जांच अब सीबीआई के पास है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे और आज इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल, क्या शुरुआत में पीड़िता के पिता को सुसाइड की बात कही गई थी? इसका जवाब ये है कि 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद प्रशासन पर आरोप है कि उसने पीड़ित परिवार से झूठ बोला था। कम से कम 3 मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रेनी डॉक्टर के पिता के हवाले से लिखा गया कि हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने सबसे पहले फोन करके कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। अस्पताल पहुंचने के बाद असलियत का पता चला। वकील और महिला अधिकार कार्यकर्ता वृंदा ग्रोवर के मुताबिक पीड़िता के माता पिता को शुरू में अस्पताल अधिकारियों ने बताया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई है। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि घटना का पता चलते ही इसे दबाने की कोशिश शुरू हो गई थी। पुलिस ने 14 अगस्त को सफाई देते हुए कहा कि महिला डॉक्टर के पिता ने कंफर्म किया है कि कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें सुसाइड करने की जानकारी नहीं दी। सवाल नंबर 2, क्या कोलकाता पुलिस ने पहली एफआईआर में लीपापोती करने की कोशिश की थी? इसका जवाब ये है कि घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने जांच पड़ताल किए बिना ही 9 अगस्त की सुबह एक अप्राकृतिक मौत का केस रजिस्टर कर लिया। हालांकि बाद में महिला डॉक्टर के पिता और मां की शिकायत के बाद इस मामले में रेप और मर्डर का केस दर्ज किया गया। सवाल नंबर 3, गिरफ्तार आरोपी का पुलिस से क्या कनेक्शन है? इसका जवाब ये है कि आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन के बैरक से गिरफ्तार किया गया। कुछ अन्य बातें भी कोलकाता पुलिस से आरोपी के मजबूत कनेक्शन की ओर इशारा कर रही हैं। 33 साल के संजय रॉय ने 2019 में सिविक वॉलंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस ज्वाइन किया था। सिविक वॉलंटियर के तौर पर उसे हर महीने 12,000 रुपए मिलते थे। आरोपी कोलकाता पुलिस लिखी टी शर्ट और टोपी पहनकर घूमता था। उसने बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा रखा था। वह कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन के बैरक में रहता था। कुछ समय से वह आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस चौकी पर काम करने लगा था। घटना वाले दिन भी वह पुलिस चौकी से ही गिरफ्तार हुआ। सवाल नंबर 4, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या सामने आया कि कोलकाता पुलिस पर सवाल और गहरे हो गए? इसका जवाब ये है कि कोलकाता पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस घटना को सिर्फ संजय रॉय ने अंजाम दिया है। पुलिस की पूरी जांच इसी थ्योरी के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि 12 अगस्त को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पाया गया है। चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोंटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था, जिससे वो चिल्ला ना सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गई। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। ये सब कुछ इतना डिटेल में आप लोगों को बताने में मेरी खुद की हालत खराब हो रही है। तो जरा एक बार सोच करके देखो, इमेजिन करके देखो कि उस बेचारी के साथ क्या हुआ होगा। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी का कहना है कि पीड़िता के वजाइना से 151 मिलीग्राम सीमेन मिला है, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। हालांकि पश्चिम बंगाल के पुलिस ने इस दावे को खारिज किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पूर्व छात्रा डॉक्टर स्वर्णा गोस्वामी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बार पेनिट्रेशन के संकेत मिले हैं। हो सकता है कि उसके साथ एक से अधिक बार बलात्कार किया गया है। जिस क्रूरता से महिला डॉक्टर को मारा गया है वह कोई इंसान नहीं कर सकता। सवाल नंबर 5, क्या सीबीआई को केस सौंपने के बाद भी सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है? इसका जवाब ये है कि पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने मंगलवार को सीबीआई को एक पत्र सौंपकर दावा किया कि कोलकाता के एक अस्पताल में जिस स्थान पर महिला डॉक्टर का शव मिला था उसके पास निर्माण कार्य जैसे सफाई, पुताई आदि कराकर सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने भी निर्माण को रोकने की कोशिश नहीं की। सवाल नंबर 6, कोलकाता प्रशासन की प्रिंसिपल पर कार्रवाई भी सवालों के घेरे में क्यों है?
इसका जवाब ये है कि 9 अगस्त की सुबह आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल से जूनियर महिला डॉक्टर का शव मिला। 3 दिन बीतने के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं की। विरोध बढ़ने पर 12 अगस्त को डॉक्टर संदीप घोष ने इस पूरे घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांगों में से एक मांग संदीप घोष को हटाना भी था। हालांकि संदीप घोष के इस्तीफा देने के कुछ ही घंटे के बाद ही कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उन्हें प्रिंसिपल बना दिया। इसके पीछे सरकार ने तर्क किया कि वो एक काबिल और सक्षम अधिकारी हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र होकर विरोध करने लगे। सवाल नंबर 7, कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले में अब तक क्या क्या हुआ? इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को 10 पॉइंट के साथ समझाऊंगा। 9 अगस्त की सुबह आरजीकर हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। वो नाइट ड्यूटी पर थी। डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। डॉक्टर की बॉडी के पास एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। सीसीटीवी कैमरे में संजय शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसते हुए दिखा था, जब उसके गले में वही ईयरफोन था। हालांकि सुबह करीब 6 बजे जब वह बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसके गले में ईयरफोन नहीं था। शक के आधार पर उसे 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि रेप मर्डर को अंजाम देने के बाद वह पुलिस बैरक में जाकर सो गया था, जहां वह रहता था। उठने के बाद उसने अपने कपड़े साफ किए। संजय ने पूछताछ शुरू होते ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने बेफिक्री से कहा कि चाहो तो मुझे फांसी दे दो। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। महिला डॉक्टर के माता पिता ने अस्पताल प्रशासन से उनकी बेटी का चेहरा दिखाने की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उन्हें 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। आखिर में सिर्फ पिता को अंदर जाने की इजाजत मिली। उन्हें केवल एक तस्वीर क्लिक करने की अनुमति दी गई, जिसे उन्होंने बाहर आकर परिवार के बाकी लोगों को दिखाया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके दोनों पैर 90 डिग्री अलग अलग थे। 12 अगस्त को पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर अपने पद से इस्तीफा दिया। 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। 13 अगस्त को ही कोलकाता रेप मर्डर मामले में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने आरजीकर हॉस्पिटल के सभी अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की। बातचीत के बाद डॉक्टरों की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई थी। 14 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि ये रेप नहीं, गैंग रेप हो सकता है। उन्होंने बताया था कि ट्रेनी डॉक्टर्स के प्राइवेट पार्ट में से 151 मिलीग्राम सीमन मिला है। इतना ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स का नहीं हो सकता। 14 अगस्त की रात के घटना के 5 दिन बाद आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। उन्होंने केकेजीआर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की। 15 अगस्त को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा किया। सवाल नंबर 8, इस मामले को सुलझाने में सीबीआई के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? इसका जवाब यह है कि सीबीआई के सामने इस केस से जुड़ी 3 चुनौतियां हैं। चुनौती नंबर 1, घटना में शामिल लोग कितने और कौन थे? घटना की रात अस्पताल में 5 लोगों की ड्यूटी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर भी घटना में से 1 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सीबीआई की पहली चुनौती यही पता करना होगा कि घटना में कितने और कौन कौन लोग शामिल थे। चुनौती नंबर 2, सबूत जुटाना। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि घटना स्थल को सील नहीं किया गया, सेमिनार हॉल को खुला छोड़ दिया गया, वहां सीसीटीवी भी नहीं है। ऐसे में सीबीआई के लिए मौके से सबूत जुटाना आसान नहीं होगा। चुनौती नंबर 3, स्थानीय पुलिस अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन। सीबीआई तब तक इस मामले में अच्छे से जांच नहीं कर सकती है जब तक कि उसे स्थानीय पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिले। ममता की सरकार ने नहीं बल्कि हाईकोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंपा है। ऐसे में स्थानीय पुलिस से सपोर्ट मिलने के बाद ही सीबीआई पूछताछ और जांच न्यूट्रल तरीके से कर सकेगी। वैसे दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद आप लोग रेपिस्टों को क्या कहना चाहोगे?
ये सब कुछ जो मैंने आप लोगों को बताया, ये सारी स्टोरी जब मैं पढ़ रहा था तो यकीन मानिए मेरी अंदर से रूह कांप गई थी। तो एक बार जरा इमेजिन करके देखो कि जिसके साथ ये हुआ है उसके ऊपर क्या बीता होगा। सरकार को ऐसे दरिंदों को कौन सी सजा देनी चाहिए? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।